Namaste, welcome to Urban Chat Irati, and I'm back again with an excellent panel consisting Arvind Kumar and Abhijit Mitra. Both of them require no introduction. They have been on the show before, so welcome Arvind and Abhijit once again. वेल वेल वेट्री वेल। सो अभिजीत, जब हम लोग ये बातें करते हैं और कि भारत में आधुनिकता क्या है, मॉडर्निटी क्या है, या भारत में जो डेमोक्रेसी है, जैसे कि आजकल बहुत बात हो रही है कि डेमोक्रेसी जो है एलियन है और वो भारत में सूट नहीं करती है। बहुत सारे वेस्टर्नर्स बोलते हैं, बहुत सारे लिबरल्स बोलते हैं, बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स भी बोलते हैं कि ये जो वैल्यूज है मॉडर्निटी की, बराबरी, डेमोक्रेसी, ये सब भारत की नहीं है, ये सब बाहर की आई हुई, ये सब पश्चिम का एक्सपोर्ट है, ये सब क्रिश्चियनाइजेशन है या सिविलाइजिंग मिशन है भारत का। आपको क्या लगता है कि मॉडर्निटी असल में है क्या? अगर हम पश्चिम की और देखें तो वेस्ट में मॉडर्निटी कब ओरिजिनेट की, कैसे ओरिजिनेट की, और उसका क्या कहते हैं कैरेक्टर क्या था? देखिए, जो मॉडर्निटी है वो एक किस्म से मैं मानता हूं कहीं सोशल प्रोग्रेसिविज्म और सोशल रिग्रेसिविज्म के बीच में है। यानी कि जब सोसाइटी जो उसका सोशल डेवलपमेंट है उसके आजू बाजू चलता है, राइट। अगर आप देखेंगे डेमोक्रेसी तो बिल्कुल ही फॉरेन कॉन्सेप्ट नहीं है। हम तो एथेंस से पहले ही हमारे जो इधर महाजनपदा पीरियड था इधर, वो डेमोक्रेसी नहीं थे तो क्या थे। अगर आप ग्रीक डेमोक्रेसी देखेंगे तो वो तो हर शहर में डेमोक्रेसी होता था। वो डेमोक्रेटिक साम्राज्य नहीं थे जहां पूरे साम्राज्य को वोट करने का अधिकार नहीं मिलता था। बस उस शहर को द पोली जिसे कहते थे, जिसे पुलिस नहीं, POLIS जो शब्द आता है, उन्हीं को वोट करने का हक मिलता था। और उसमें भी लोग मानते हैं कि स्पार्टा में तो और भी कम, पर एथेंस जो सब लोगों का डेमोक्रेटिक यानी आइडियल है, उसमें पूरे पॉपुलेशन में से बस 7% को वोट करने का मौका मिलता था। यानी कि साउथ अफ्रीका, जब साउथ अफ्रीका अपार्थाइड के नीचे था, उससे भी कम। और इसे ये लोग मानते हैं कि ये डेमोक्रेसी का स्तंभ है, ठीक है ना। इधर हमारे यहाँ वो सब नहीं होता था, हमारे इधर सब लोग वोट कर सकते थे। और क्योंकि ये एक बड़ा डेमोक्रेटिक साम्राज्य हुआ किया करते थे जो एक नगर पे डिपेंडेंट नहीं होता था, बहुत सारे नगर, बहुत सारे ग्रामों, सबको वोट करने का अधिकार दिया जाता था। तो इसमें ऑटोमेटिकली एक किस्म से हायरार्की पैदा हुआ। अब हमको सेपरेट करना चाहिए कि आजकल जो डेमोक्रेसी बोलते हैं ना, हर चीज में डेमोक्रेसी ले आते हैं। अगर आप देखेंगे वेनेजुएला में बोलते हैं कि भाई डेमोक्रेटिक ये होगा कि बस को भी उतना ही जगह मिले जितना गाड़ी को मिलता है और जितना स्कूटर को मिलता है। यानी कि बस एक लेन स्कूटर के लिए, एक पूरा लेन गाड़ी के लिए, एक पूरा लेन बसों के लिए। अब मैं ये पूछता हूं, ये कैसा डेमोक्रेसी है? ठीक है ना। ये डेमोक्रेसी का माने बहुत आसानी से ये है पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है ना। पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें सभी का हक चूज करने का बराबर होता है। ये लोग क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन को उसके साथ मिला देते हैं। क्यों? क्योंकि सभी को जितना भी बुद्धिमान हो, जितना भी ज्यादा काम करता हो, उसको रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए, रिवॉर्ड सभी को एक साथ मिलना चाहिए। ये डेमोक्रेसी नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें मॉडर्निज्म अगर आप देखेंगे तो कैसे था कि हिंदुस्तान में जो आपका ग्राम पंचायत सिस्टम भी है, वो एक किस्म से, ठीक है, ऑप्टिमल नहीं है, पर वो एक किस्म से तो मॉडर्निटी था ना उस टाइम के लिए। तो हमारे में मॉडर्निटी है। आपको देखना पड़ेगा कि सोशल स्टिमुलस क्या था और उसके तहत कैसे ये डेवलप हुआ, है ना। क्योंकि अगर आप बहुत ही एक अमीर देश बन जाते हो जहां लीजर टाइम होता है, इन चीजों के सोचने के लिए टाइम मिलता है, एक्सेस वेल्थ क्रिएट होता है। एक्सेस वेल्थ को हिंदी में क्या कहते हैं? समृद्धि बोल दो। हाँ, समृद्धि। वो सब बांटने के लिए ये सब कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। और जब नहीं होता है तो काफी एक किस्म से टिरानिकल और रिस्ट्रिक्टिव सिस्टम बन जाता है।
अगर आप देखेंगे रोम भी शुरू हुआ था डेमोक्रेसी और फिर डेमोक्रेसी चला गया था, पर फिर भी सेनेट बहुत ही पावरफुल रहा किया करता था। पर उसमें पूरे रोमन साम्राज्य में बस रोम ही वोट कर सकता था। उसके थोड़ी देर बाद जब काराकाला सम्राट बने, तब पूरे इटली में वोटिंग राइट फैलाया दिया गया, पर पूरे साम्राज्य में कभी भी नहीं फैलाया गया वोटिंग राइट। ठीक है ना? तो ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो चेंज होते होते रहते हैं। अगर आप आज आके मेरे से बोलोगे कि हिंदुस्तान जहां इतना सारा गरीबी है, जहां इतने सारे लोग गांव में रहते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, वो पूरा उनको इतना पैसा नहीं मिल रहा है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। उनको वोट मिल रहा है। हाँ, अरविंद आपकी तरफ आते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी संसद में बोला था कि जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वो भारत की ही उपज है, भारत की भी परंपराएं इसमें रही हैं, जिसके बारे में बात नहीं की जाती, इसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता है। और अगर हम डॉक्टर अंबेडकर को भी देखें तो उन्होंने भी इसको कई बात कहा था, जब क्या कहते हैं, भारत आजाद नहीं था तभी भी कहा था कि डेमोक्रेसी इंडियन सिस्टम है, ये कोई वेस्ट का इम्प्लांटेड सिस्टम भी नहीं है, ये इसकी रूट्स, इसकी जड़ें हमारे यहाँ भी जाती हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरी चीज को? देखिए, मैं मतलब हिस्टोरियन नहीं हूँ, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, तो मैं मीन्स इस विषय पर केवल थिंकर्स के ही ओपिनियन से देख सकता हूँ। सो मुझे लगता है कि अंबेडकर का ओपिनियन इसमें मीन्स वन ऑफ द फाइनल ओपिनियन है, जो है उन्होंने संविधान सभा में जब इसकी आलोचना की गई थी भारतीय लोकतंत्र की, ये कहा गया कि पूरा वेस्ट से इम्पोर्ट हो रहा है। तो अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, जो है लोकतंत्र की जड़ें भारत में रही हैं, और उन्होंने शक गणराज्य और वो अर्ली मीन्स पीरियड, बीसी पीरियड के एग्जाम्पल साइट किए और बताए कि देखिए कैसे जो है अलग-अलग छोटे-छोटे गणराज्य हुआ करते थे, वो वोटिंग करके वो डिसाइड किया करते थे। सो उसमें कोई डाउट नहीं है, मीन्स उस पर मैं ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं करूँगा। मैं जो ज़्यादा जो है ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि मॉडर्निटी, मॉडर्न वैल्यूज़, अक्सर हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि जब भी कोई जो है मीन्स प्रोग्रेसिव आइडिया या इक्वालिटी, लिबर्टी, इस तरह के जब किसी भी आइडियाज़ की बात की जाती है, तो देश में एक ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है जो इमीडिएटली इस चीज़ को काउंटर कर देता है कि ये तो जो है वेस्ट से आया हुआ आइडिया है और ये हमारे यहाँ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसका इंडिया में कोई ओरिजिन नहीं है। सो मैं जो है अर्ली मॉडर्न पीरियड, जिसको मीन्स 1100 एडी के बाद के पीरियड को अर्ली मॉडर्न पीरियड वेस्टर्न हिस्ट्री में कहा जाता है। अगर के उस पीरियड के दौरान जो है, उसके बाद जो इंडिया में जो खासकर नॉर्थ इंडिया में जो फिलॉसफिकल ट्रेडिशन डेवलप हुए, जिसमें मैं 3 लोगों को लूँगा। एक जो है नाथपंथी, गुरु गोरखनाथ, दूसरा जो है कबीर, और तीसरे गुरु रविदास। इन 3 लोगों के हवाले से अगर मैं देखता हूँ, तो जो मॉडर्निटी के अर्ली साइन जो है, इन लोगों के विचारों में मुझे मिलते हैं। अगर वो कैसे मिलते हैं, उसको इस तरीके से देखे जाने की ज़रूरत है कि मॉडर्निटी में एक डिबेट जो है, वो गॉड को लेकर है कि गॉड किस तरह से होना चाहिए। तो जो ऑर्थोडॉक्सी रही है, उसमें गॉड के एक फॉर्म की बात की गई है कि गॉड कोई फॉर्म होगा, मीन्स आदमी जैसा होगा, जानवर जैसा होगा, या उसका एक जो है एक फॉर्म की बात हुई है। और ये बहुत पहले से, बहुत मीन्स रोमन पीरियड से, अर्ली ग्रीक पीरियड से इस तरह का डिबेट है। अगर आप सोक्रेटिस की ये के ट्रायल्स को पढ़ेंगे, अपोलॉजी और सिम्पोजियम, तो उसमें ये बहस आती है कि जो है गॉड का आर्गुमेंट ये होता है कि उन्होंने लोकल डीटी का जो है का अपमान किया है। सो मॉडर्निटी में मीन्स उस समय से वो बहस एक चली आती है कि गॉड का फॉर्म किस तरीके का होना चाहिए। मॉडर्निटी में गॉड को रिजेक्ट नहीं किया गया था। ये एक जो है लोगों का मीन्स भ्रम है। एक थिंकर थे जिन्होंने, रेने डेकार्ट ने कहा कि मैं जो है मैथमेटिशियन और फिजिशियन, वो कहे कि मैं गॉड को के एक्जिस्टेंस को प्रूव कर सकता हूँ। सो इंडियन मॉडर्निटी में वो ट्रेंड दिखाई देता है, खासकर अगर आप देखें नाथपंथियों में, तो नाथपंथियों का मीन्स गोरखनाथ का जो स्लोगन था कि वो था अलख निरंजन।
अलख निरंजन का मतलब ये होता है कि वो गॉड वो है जिसको देखा नहीं जा सकता, अलख, जिसको देख नहीं सकते हैं आप। तो वो एक एक वहां से वो मुझे ट्रेंड दिखाई देता है गॉड को लेकर। दूसरी एक जो ऑर्थोडॉक्सी को जो बढ़ाने का या जो उसको सपोर्ट करने का जो उसका फाउंडेशनल बेस होता है, वो ये होता है कि किसी भी आइडिया को वो बिगिनिंग लेस बताता है। कि कोई भी आइडिया होगा तो ऑर्थोडॉक्स उसको बिगिनिंग लेस बताएंगे। और बिगिनिंग लेस बताने का जो मेथोडोलॉजी है, इवॉल्व है, वो है पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट। सो किसी के भी मीन्स आप श्रीलंका में बुद्धिज्म को जाके देखिए अगर, तो वहां से बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि पूरा एक पैरेलल इमेजिनेशन है कि बुद्धा के इनकारनेशन का इस तरह का इमेजिनेशन है और टाइम का इस तरह इमेजिनेशन है कि आपको लगेगा कि वो आइडिया दरअसल बिगिनिंग लेस है। आप उसके बिगिनिंग कब बिगिन हुआ वो ट्रेस नहीं कर सकते हैं। सो बिगिनिंग लेसनेस किसी आइडिया के साथ जब जोड़ा जाता है तो वो जो है आइडिया एक्चुअली मीन्स इमोर्टल हो जाता है। ये माना जाता है कि वो अनादि अनादि काल से चला आता है और ये जो है ऑर्थोडॉक्सी को प्रमोट करने का एक बहुत मतलब सॉलिड ग्राउंड होता है। और इसके लिए जो है अवतार या जो है पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट दिया गया कि ठीक है ये आदमी इतने मतलब अगर मेरे पुनर्जन्म अगर मैं कोई बात अभी कहूँ तो ये माना जाएगा अरे ये तो आज आज कह रहे हैं, लेकिन अगर इसी को मैं कहूँ ये कहा जाए कि मेरे पुनर्जन्म में भी मैं ऐसा कह चुका हूँ, तो पीछे तो चाहे जितना आप लेके चले जाइए ना, हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल चले जाइए, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा कि कितने पुनर्जन्म आपके हो चुके हैं। ये आइडिया जो है इसको कबीर में ये आइडिया आपको बहुत दिखाई देता है कि वो इस चीज को क्वेश्चन करते हैं। पूरी पुनर्जन्म की जो कॉन्सेप्ट है, वो उसे क्वेश्चन करते हैं और एक दोहे में करते हैं कि बहुरी नहीं आओना, दोबारा पलट के किसी को आना नहीं। तो वो जो मीन्स फंडामेंटल रूट है उससे वो मना करते हैं। तीसरी जो एक मीन्स मॉडर्निटी का ट्रेंड है, वो ट्रेंड है कि मीन्स डिग्निटी ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट है और अपनी अचीव्ड आइडेंटिटी का आइडिया जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है मॉडर्निटी में। उसको अगर आप गुरु रविदास की वाणियों में देखें तो वो बहुत क्लियर कट दिखाई देता है कि गुरु रविदास वैसे संत थे कि जो मीन्स खुद अपना काम किए, अपना परिवार रखे और खुद के वो जूते का काम करते थे, चमड़े का काम करते थे, उससे वो जो अर्न करते थे, उससे वो अपना परिवार चलाते थे। तो ये कुछ-कुछ जो है जो अर्ली साइन मुझे दिखाई देता है, वो मिस अर्ली मॉडर्निटी में दिखाई देता है। एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट दिखाई देता है कि एक एक मिस यूटोपियन स्टेट, यूटोपियन समाज बनाने की अवधारणा है, जो अर्ली मॉडर्न थिंकर है कबीर रविदास में। वो है मिस कबीर रविदास में आपको जो है बेगमपुरा है और कबीर में वो अमर देशवा का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि वो सबके लिए जो है एक इक्वल स्टेटस का की परिकल्पना किया किया करते हैं कि और बिना भूख का शहर, बिना दुःख का शहर, तो एक जो है यूटोपियन कॉन्सेप्ट है जहाँ पर इक्वालिटी मीन्स जब जब ऐसा कॉन्सेप्ट इमेजिन किया जा रहा है कि जहाँ कोई दुःख नहीं होगा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स जो मीन्स उसमें इक्वालिटी, लिबर्टी और मॉडर्निटी, फ्रेटर्निटी का आइडिया जो है इनबिल्ट होगा। So Abhijit, this is a very important point which Arvind has talked about, is that rationality, dignity of labor, equality, and democracy, they are very important components of the modernity. In this sense, modernity is a much wider concept, but we are limiting to specific points. How do you see them developing in India? And if we look at it in a comparative manner, let's say what was happening in the West and what was happening in India, how do you look at it? You are mute. Sorry. Okay. So let's look at these three separately, right? Take the concept of rationality. Now, the West has also had a culture of it in starting with ancient Greece, but moving on to ancient Rome. All of that comes to an end with the beginning of the Christian era, right? And once the Christian era sets in, it is a very fundamental philosophical point that you find with Christianity,
wherein science takes away from the miracles of God, which is why the church used to be so anti-science. And at this point of time, when Islam first comes in, why do you see a flowering of science happen in former Christian colonies? Very simply because, according to Islam, science was the way that Allah revealed himself to his followers. So, for every mystery that you sort of expose scientifically, for a Muslim or for early Islam, the belief was, look, this is so amazing. Allah knew about this and now he's given us this wisdom. He's taught us how to do it. With Christianity, it wasn't viewed that way. That is why you had a whole, it's not called the Dark Ages anymore, but that is why you had a complete cracking down on sciences and innovation for so many thousands of years in Europe. And it is only then with the scientific revolution that happens later on in the 1700s, pretty much. Well, theoretically, it's meant to start off in the 1500s, but it really only picks up in the 1700s, that you start having a modernity come about, right? In India, if you look at the parallel process, it's been very, very different because you were always allowed that sort of rationality throughout. You look at the Vedas itself, the Nasadiya Shukta is a fundamentally atheist Shukta, right? So it starts off with a lack of religious control. The lack, because religion is a form of social control in that sense. And when you say, look, you're allowed to have your own beliefs, it's all collated into the Vedas. So you have so many different schools in the Vedas, from theists to monotheists to agnostic to atheists and everything. That is fundamentally a modernistic idea that you are developing, right? That is the first step towards rationality, and you see it consistently. Now, the standards of proof in the West and the standards of proof in India have varied. For example, what constitutes proof in science today is very different from what constitutes the proof in the humanities today. Even now, if you get a scientist to look at what constitutes proof in humanities, which is, we were always taught when we were writing papers, you have to give 3 examples of, when you make an assertion, you have to give 3 examples. If that was how science had to be proved, you wouldn't have science today. In science, you just need to give 1 proof, but it has to be, it's not examples. It is an absolute. It is a black and white, right? Which is something that can't be applied to the humanities. So if you talk to a science student, humanities is still nowhere near modern, amusingly enough, right? So you've had different standards of proof throughout, which is a completely different thing. And sometime parallel with the Muslim invasions, you find that the scientific temperament goes away, right? And if you want to look at the kind of innovations you had, you just need to go to the Qutub Minar and check out that the steel pillar from the Gupta period to understand what the caliber of innovation used to be. Because remember, innovation has a fundamentally scientific component to it as well, right? So you've had this. This is in terms of rationality. Let's come to the second in terms of dignity of labor. In that, I would kind of tend to disagree. I don't think India particularly had dignity of labor, but you've always had movements. Because one of the things about the entire caste narrative has been, for every example of absolutely outrageous caste discrimination, you've also had equivalent examples of pushbacks against it, right? Which clearly shows you that there's always been a social movement against it. Unlike, say, for example, Rome, where you did not have teachings against slavery. You had slave revolts, but nobody had a problem with slavery per se. In India, on the other hand, you have always had a deeply problematic relationship with untouchability and caste, because you've always consistently had movements or parables or fables or stories or whatever, which have always been against that entire principle, right? So there was definitely freedom of thought, if not dignity of labor. And part of that thought was to constantly oppose, this rigidity, this sort of canonization of social immobility.
The third aspect that Arvind brought up, sorry, it was what? Rationality, Equality, equality, and what was the third dignity one? of labor, and democracy. And democracy. And democracy I've already spoken about. I think to look at this in context of uh, Greek or Roman democracy, we were far, far ahead even at the worst of times. So, I'm not even going to get into that particular topic now. But interesting point about Islam and the Christianity. Yes, early Christianity was quite regressive, but Islam also became so within few centuries. By the 12th century, the so-called Islamic golden age was over, and many people say that that golden age was simply because Muslim empire expanded so fast that they were able to get a large number of non-Muslim people under their net, and that was basically the older knowledge, older tradition, which continued to produce science and knowledge for a couple of centuries. Then they died out because we have never seen that happening after 12th century. So, absolutely. And, this is again a bit of a problematic point. I'll tell you why. One is the transmission of knowledge. The second is the nurturing and encouraging of knowledge. And what you see is, as long as the Arabs are in charge, that knowledge keeps getting nurtured and progresses further and further and further, right? So why are Indian numerals called Arabic numerals, but not Turkic numerals? Even though we should remember that almost 90% of Islamic history has been Turkic history. The Arabs only account for about 250 to 300 years of Islamic history. And after that, it becomes Turkic history. By about 900 to 1000, Arab domination of the Islamosphere had ended decisively, right? From that point on, it is Turks wherever you go, including in Egypt, which became essentially a Turkic military dictatorship in that sense. So, and it is the Turkic invasions that kind of kill it off. And then when you have the Mongol invasions, there is a particularly toxic concept that Ibn Taymiyyah develops called takfir, right? It is not kafir, it is takfir, but it takes from that same root word KFR, wherein you can be a Muslim, but you're not really a true Muslim. Why? Because you're way too liberal with all these sciences and things like that. And that is where this whole, regression begins. Because technically, if you look at it, even the Turks, right, where the initial Turkish invasions, like the Mongol invasions, were a great transmitter of knowledge from east to west. The problem that then happens is once you get them on the back foot because of their ethnicity, you then have to go that extra way to prove that you are somehow more Muslim than the Arab. And that is what comes in. So was it built on the existing Byzantine, Egyptian, and Persian knowledge systems? Yes. But remember, even to take those over and develop them further, for example, in India, we took over the British knowledge system, which was fine, and we destroyed it. So, you can just as much say that Nehru was to the British knowledge system what Muhammad Ghori was to the to the ancient Indian knowledge system. Okay, अभिजीत. अरविंद, जब हम लोग इसकी बात करते हैं, आपने नाथ संप्रदाय की बात की, कबीर की बात की, तो ये जो भक्ति काल का जो समय था, जो भक्ति मूवमेंट भारत में रहा है, चाहे वो सगुण भक्ति हो, निर्गुण भक्ति हो, उसने एक दुनिया इमेजिन की थी, एक आवाज उठाई थी भेदभाव के खिलाफ, इक्वालिटी के पक्ष में बोला था, और जैसे आपने बोला कि एक नया यूटोपिया इमेजिन किया था, चाहे वो कबीर का प्रेम नगरी हो, चाहे वो रैदास का बेगमपुरा हो, नाम ही है बेगमपुरा, अ सिटी विदाउट सॉरो, बट दे वर आल्सो इमेजिनिंग ओनली सिटी. वो केवल शहर की कल्पना कर रहे थे, कोई गांव की कल्पना नहीं कर रहा था. इसको आप कैसे देखते हैं भक्ति काल में? हाँ, ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग. अच्छा, पहले स्लाइटली इसको इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए कि ये लोग जो है परहैप्स जो लोगों के कवि थे, बेसिकली मीन्स लोगों से जुड़े हुए लोग थे. वो एक ऐसा दौर था जब एक ट्रेंड था, खासकर जो लोग लिखने वाले लोग थे, कवि थे,
उन लोगों में एक ट्रेंड हुआ करता था जो अरब वर्ल्ड से आता था, मीन्स अरब की दुनिया से आता था, जहाँ दरबारी कवि हुआ करते थे। तो दरबारी कवि जो है राजाओं के तारीफ में गाने लिखा करते थे और उनके उनके दुश्मनों की बुराई में लिखते थे, उनकी घोड़े की तारीफ करते थे, उनके जो है अ, पत्नी की तारीफ करते थे। मीन्स वो एक एक ट्रेंड रहा है। मीन्स वो ट्रेंड भारत में भी खूब अच्छे से जो है बाद के दिनों में बहुत प्रफुल्लित हुआ। ये जो लोग थे जिनका मैंने नाम लिया, ये लोग जो है उस ट्रेंड से हट के थे। मीन्स तो इसको बहुत अच्छे से ये कहना बहुत उचित नहीं होगा कि ये लोग भक्ति के कवि थे, क्योंकि ये किसी की भक्ति नहीं कर रहे थे। दरअसल ये लोग जो है जो आम लोग थे, आम जनता थी, उसकी समस्या के समाधान की तरफ बात कर रहे थे। और समाधान की तरफ जब बात कर रहे थे तो मीन्स उनका ये इमेजिनेशन था कि आपका मीन्स एक शहर हो, शहर में ऐसा ऐसा शहर बनाया जाए। बेसिकली ऐसा स्टेट, ऐसा राज्य बने जहाँ पर आपको मीन्स जहाँ सबको इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो, भाईचारा हो और उसमें कोई भी आके रह सके। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि रविदास ने कहा था कि अगर आप जो है मेरे उस शहर में रहने के लिए तैयार हैं, तो आप कोई भी हो मेरे मित्र हैं, मेरे मीत हैं। तो ये इमेजिनेशन रहा है। मैं जब इसकी बात कर रहा था तो मेरा लार्जर बात ये थी कि चाहे मूवमेंट रहा हो या ना रहा हो, चाहे वो ऑन ग्राउंड चीज़ एग्ज़िस्ट कर रही हो या ना कर रही हो, लेकिन आइडिया के लेवल पर एग्ज़िस्ट करती थी। और आइडिया के लेवल पर अगर जो है पहले कोई भी चीज़ जब आती है इस दुनिया में, कोई साइंटिफिक इन्वेंशन भी आता है जब, तो वो सबसे पहले वो आइडिया के तौर पर ही आता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के भी फॉर्म में आता है। और जब वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के फॉर्म में आता है और आइडिया को एनवायरनमेंट मिलता है, तो उस एनवायरनमेंट में उस आइडिया के साथ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और देखे जाते हैं कि यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है क्या कि जो है इसको एक्सप्लोर करने की, फर्दर टेस्ट करने की, वेरीफाई करने की। सो जब मैंने डिग्निटी ऑफ लेबर की बात किया था, तो मेरा ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिग्निटी ऑफ लेबर रहा होगा उस समय जो है। लेकिन तो डिग्निटी ऑफ लेबर भी, और किस तरह का लेबर, फिजिकल लेबर, ये भी ध्यान रखने की बात है कि मेंटल लेबर और फिजिकल लेबर 2 अलग-अलग तरीके का लेबर होता है। तो फिजिकल लेबर, डिग्निटी ऑफ फिजिकल लेबर का जो कॉन्सेप्ट एटलीस्ट वो आइडिया के लेवल पर एग्जिस्ट कर रहा था। अब ग्रेजुअली बाद में क्या हुआ उस आइडिया का, वो एक डिफरेंट इश्यू है। नहीं, लेकिन उस आइडिया का क्या हुआ बाद में? मतलब जब अर्ली मॉडर्न पीरियड की बात कर रहे हैं, तो ये आइडियाज़ अगर भारत में उत्पन्न हो चुके थे, तो वो हाँ, गए कहाँ? कि हम ये मानने लगे कि सब पश्चिम से आया है, अंग्रेज़ों ने आके सिखाया है, या ये नहीं फॉरेन इम्पोर्ट है भारत में? हाँ, नहीं ये जो आइडियाज़ है ये फॉरेन इम्पोर्ट का आइडिया, ये बेसिकली मीन्स कॉलोनियल पीरियड में, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में उसको एक स्ट्रेटेजिकली लोगों ने यूटिलाइज़ किया कि कोई भी आइडिया हो उसको कह दो कि मीन्स फॉरेन आइडिया है, ये विदेशी आइडिया है। इंडिया में अगर देखें कि जिस दौर में ये लोग बात कर रहे थे, उसके बाद का पीरियड, खासकर अकबर के बाद का पीरियड, धीरे-धीरे जो है रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी की तरफ बढ़ता चला जाता है और वो दिखाई देता है डिफरेंट जगहों पर। मीन्स कोई ऐसा पीरियड नहीं है, उन उस वो ऐसा दौर था जब वेस्ट में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इस तरह के बड़े संस्थान बिल्डअप हो रहे थे। तब भारत उसमें कहीं भी नहीं था। उस समय भारत में जो है हमारे एक टीचर हुआ करते थे, मोहम्मद इकरामुद्दीन सिद्दीकी, वो कहते थे कि जब दुनिया उधर जा रही थी तो हमारे यहाँ लोग ताजमहल बनवा रहे थे, मकबरे बनवा के पैसा खर्च कर रहे थे। सो वो बेसिकली जो ये क्रिटिक है, ये क्रिटिक लार्जली इस तरीके से समझे जाने की ज़रूरत है कि जब जो है उन सारे आइडियाज़ को कल्टीवेट करने के लिए वेस्ट या दूसरी जगह पर इंस्टीट्यूशन बिल्डअप किए जा रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है उन सारे आइडियाज़ को कल्टीवेट करने के लिए कुछ नहीं किया गया। लार्जर जो एक आखिरी जो एग्ज़ाम्पल है, वो अकबर का दरबार है, जहाँ थोड़ा-सा स्पेस जो है इंटेलेक्चुअल को अक्रॉस द डिफरेंट बैकग्राउंड इंटेलेक्चुअल को स्पेस देने की बात की गई है। मीन्स हिस्टोरियंस ने डिस्कस किया, वो कितना सही है, कितना गलत है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन तो बाद के पीरियड में मुझे नहीं दिखाई देता है कि कोई उस तरह का स्पेस है, और जब स्पेस नहीं मिलेगा, इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, तो आइडिया कल्टीवेट नहीं होगा। वो सोसाइटी में रहेगा और जो है वहाँ से
किस लेवल पर कितना रह के खत्म हो जाएगा, उसका कोई कोई जो है कोई मीन्स प्रॉपर अंत नहीं है। So, Vijit, Arvind has raised a very pertinent point that when the West was building up new institutions of learning like Oxford, Cambridge, in India we were having the completely opposite trend. Those institutions were being destroyed by the foreign invasions, and also those new invaders who settled in India, they never nurtured that thought process. Also, there is another point that new ideas like equality and all those things, they cannot be successful unless until they find an audience or they find some kind of patronage either by the elites of the society or by the state power. Did that happen in India? If not, why? And what was the trajectory in the West in the 18th century or something? Right. So remember, for most of uh, uh, Christian Europe's history, the rulers used to be illiterate. Charlemagne, who is considered the founding father of the idea of a united Europe in that sense, was illiterate. He didn't know how to read and write. They found, apparently, he used to scribble things. He was too scared to ask people to teach him how to write. So he used to scribble things on his bedside, which looked like writing, but they were gibberish. Very similar to Akbar, by the way. Right. So the thing is, in India, you couldn't be a king unless you were deemed a scholar of the arts. Patronage of the arts and sciences was a critical element of kingship. The problem that happens is that once the Turkic invasions begin, that notion of Indian scholarship changes. Note, it's the same Turkic people who invade Persia who also invade India. Why is it in Persia they allow the arts and sciences to bloom, but in India they do not? It's because of a certain mindset that they thought that Persian science, Persian literature, the Persian language was somehow more prestigious, more valid, more important than Indian knowledge. Or maybe because Persia converted to Islam, it's got an Islamic stamp. Remember, the actual conversion of Persia happens quite late. The majority remained Zoroastrian for quite some time. Apparently, till the 1000s, it remained a Zoroastrian majority country. Yep. It's only in the 1000s that it becomes a Islamic majority country. Yes. So there's a fundamental problem even in that hypothesis. We have to look somewhere else. But by the time the Turks are ruling India in the 12th century, basically from the 13th century, by that time Persian art and architecture, everything becomes Islamic, in the sense that it got the stamp of being Islamic. So absolutely, yeah, absolutely. So that's definitely one thing. The second thing that happens is that you are essentially looking at a war economy and war rulers whose fame was spread through war and not through encouraging people of words, which is why on the occasion that some rare man of words like Ibn Battuta comes, he gets feted around because, it's such an oddity, it's such a rarity at that point of time. There's another trajectory to this, which is that basically in addition to local knowledge being deemed somehow inferior, it was also against the general genre of Persianate and Islamic studies, which took their philosophical inspirations not from Buddhism or Hinduism, but rather from Greece, from Socrates and things like that. And remember, because of the Seleucid, because of Alexander and the Seleucid dynasty, Persian thought itself had been heavily Hellenized. Right. So it was a great, both the Arsacid, which is to say the Parthian kings, as well as the Persian Shahs, the Sassanids. They used to they used to watch Greek plays. They were great lovers of Greek art and Greek plays and things like that. So this sort of Grecianized Western idea of things. Unlike, say, the previous Turkic rulers, the Shakas,
the UAG, which is the Kushanas and things like that, who did a great service to India by, perpetuating Hinduism and Buddhism and Buddhist art and things like that. So it depends very much on your view of uh, where does the greatest cultural validation for you come from. And this is where you see that, the so-called colonization of the Indian mind doesn't start with Macaulay or Britain. It actually starts in this period when you have already ceded the intellectual high ground to a Western body of knowledge coming out of Greece. That's a very interesting point, and I don't think that has been explored very much, अभिजीत. लेकिन अरविंद, जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में आधुनिकता का कॉन्सेप्ट क्या है? अभी तक हम दुनिया में देखते हैं कि मॉडर्निटी के दो ही मॉडल हैं, एक वेस्ट है, वेस्टर्न मॉडर्निटी है, और एक जापानीज मॉडर्निटी है. चाइनीज बहुत कोशिश कर रहे हैं हान मॉडर्निटी क्रिएट करने की. भारतीय आधुनिकता क्या हो सकती है अगर हमको उसमें इमेजिन करना पड़े तो? देखिए, मतलब मैं जिस तरीके से मैंने मॉडर्निटी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा है, तो मॉडर्निटी में जो 3-4 वैल्यूज हैं, मीन्स एक वैल्यू ये देखा जाता है कि अदर वर्ल्डलीनेस, की मीन्स एक दूसरी दुनिया का कॉन्सेप्ट ट्रेडिशन में इमेजिन होता है. इंडियन मॉडर्निटी में जब मैं मीन्स कबीर, रविदास वगैरह को देखता हूँ, तो वहाँ मीन्स क्लियरली उसके अगेंस्ट आइडिया एक खड़ा होता है कि मीन्स बहुत अगर इक्विवो मीन्स बहुत स्ट्रांगली नहीं है, बट एक सेंस में वो आता है, और वो शायद बहुत मीन्स बहुत स्ट्रांग तरीके से नहीं आ रहा होगा. उसका एक रीजन है कि प्रिवेलिंग सोशल सर्कमस्टांसेस, कि आपको जो है किंग पनिश कर देगा बुला के, अगर आप बहुत रेडिकल पोजीशन लेंगे रिलीजियस टीचिंग्स के. दूसरा जो है स्ट्रॉन्गेस्ट आइडिया जो मॉडर्निटी में है, वो है कि मीन्स अचीव्ड स्टेटस की बात है. जो आप सोसाइटी में जो अचीव करते हैं, उसके आधार पर आपकी पहचान होनी चाहिए, रेदर देन आपके जो प्रीवियस मीन्स फादर्स या फोरफादर हैं, उनके ऑक्यूपेशंस के आधार पर आपकी पहचान होनी चाहिए. इसमें देखिए, आप मीन्स इंडिया में कास्ट सिस्टम को प्राइमरली आइडेंटिफाई किया गया है कि जो है कास्ट के बेसिस पर आपकी पहचान होती है. आप जो है वो नहीं है. इसको अगर आप देखेंगे अर्ली मीन्स जो मॉडर्न थिंकर हैं जिनको मैंने नाम लिया, उनमें मीन्स इस वजह से एक स्ट्रांग कास्ट को लेकर बहुत स्ट्रांग क्रिटिक है कि जाति-जाति में जाति है, तीन केलन के पात रविदास न मानुष बन सके जब तक जाति न जात. मीन्स स्ट्रांग क्रिटिसिज्म है. नो नो, और इसको थोड़ा बताना, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा. अच्छा, मीन्स जैसे रविदास, सभी लोग हिंदी स्पीकिंग नहीं है ना. रविदास ने कहा कि जो है अलग-अलग जातियों में ऐसे जाति उलझी हुई है कि जैसे केले के पत्ते में, अगर आप केला को देखेंगे तो उसमें लेयर्ड होती है, वो लेयर बाय लेयर ऐसे बना हुआ होता है. तो वैसे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम भी है कि वो एक लेयर के बाद जो है दूसरा लेयर होता, दूसरा लेयर के बाद तीसरा लेयर होता, ऐसे-ऐसे बढ़ता चला जाता है. कि आप ब्राह्मण में देखेंगे तिवारी हैं, शुक्ला हैं, फिर उसमें भी अगर आप टेस्ट करेंगे तो ये जो है सरजू पारी हैं, ये इधर के हैं, मीन्स वो मल्टीपल लेयर है. एक कास्ट अपने आप में एक सिंगल आइडेंटिटी नहीं है, कास्ट भी अपने आप में एक मल्टीपल आइडेंटिटी है. तो उस आइडिया को जो है रविदास ने चैलेंज किया था, और ये कहा था कि जाति-जाति में जाति है, तीन केलन के पात रविदास न मानुष बन सके जब तक जाति न जात. मतलब जाति, अलग-अलग जातियों में ऐसी जाति उलझी हुई है कि जैसे वो केले के पत्ते हों, आपस में उलझ गए हों. और आप मीन्स तब तक कोई मनुष्य नहीं बन सकता जब तक वो जब तक जाति ये खत्म नहीं हो जाती. तो आप एक्चुअली ये जो सोशल सिस्टम है, वो आपको मीन्स किसी ह्यूमन बीइंग को आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है. तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि हमको, आपको या किसी भी व्यक्ति को उसको जाति के नाम से जाना जाएगा सोसाइटी में, कि उसके फोरफादर के ऑक्यूपेशन या इन सारी चीज़ों से जाना जाएगा. हमारे अचीव्ड स्टेटस से नहीं जाना जाएगा कि आप प्रोफेसर हैं, मैं रिसर्चर हूँ, ये हमारा अचीव्ड स्टेटस है. सो मॉडर्निटी का एक इम्पोर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट ये है, ये मुझे इंडिया में भी दिखाई देता है कि मीन्स अर्ली फेज में वो बहुत बेहतरीन ढंग से इंडियन थिंकर्स में है.
फिर जो है अगर मैं बात करूँ, हाँ, इसके बाद जो है डिग्निटी ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट, फिजिकल लेबर का कॉन्सेप्ट मुझे दिखाई देता है। वो भी आप अगर देखेंगे तो मीन्स एक दौर था जहाँ मैं बुद्धिज़्म और जो ब्राह्मणिक ट्रेडिशन है उसका इस वहाँ से डिपार्चर देखता हूँ। ये जो अर्ली मीन्स जो मेडिवल पीरियड के थिंकर्स हैं। बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज़्म दोनों में एक जगह ये सिमिलरिटी है कि दोनों में ही जो है माँग के खाने को बहुत ग्लोरीफाई किया गया है। बौद्ध भिक्षु भी माँग के खाएँगे और जो है ब्राह्मण हैं वो भी जो है यजमानों से माँग के खाएँगे। वहाँ इस जगह मतलब मैसिव डिपार्चर है इन लोगों में और ये खुद काम करके तो खाने की। भिक्षा का और दान का जो कॉन्सेप्ट है। हाँ, भिक्षा और दान का कॉन्सेप्ट से ये हट जाते हैं, कंप्लीटली हट जाते हैं और जो है खुद जो है अगर आप मतलब भिक्षा और दान के कॉन्सेप्ट को रखने के लिए जो है मेंटेन रखने के लिए आपको दरअसल मेंटल लेबर को हायर स्टेटस देना पड़ेगा। तभी जो है कोई व्यक्ति उस प्रोफ़ेशन में टिकेगा। उसे मीन्स ये नहीं लगे कि अगर फिजिकल लेबर को आप सुपीरियर रखेंगे तो और मेंटल लेबर को सुपीरियर नहीं रखेंगे तो कोई व्यक्ति उस फील्ड में जाएगा नहीं मीन्स वहाँ सो ये अगर आप देखें मीन्स जो इंडियन मॉडर्निटी जहाँ से मैं शुरुआत देखता हूँ, उसके अगेंस्ट एक आइडिया देखता हूँ कि कबीर जो है खुद बुन के खा रहे हैं और रविदास जो है खुद से जो है चमड़े का काम करके अपना जो ऑक्यूपेशन है उसको करके जो है अपनी आजीविका चला रहे हैं। रविदास के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि अ, लोगों ने वो मीराबाई के गुरु थे, तो मीराबाई को लोगों ने कहा कि जो है वो तुम्हारे गुरु कैसे हैं कि तुम्हारे गुरु हैं और वो चमड़े का काम करके अपना जीवन बसर करते हैं। तो मीराबाई ने उनको कुछ सोने का के गहने भिजवाए थे जिसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। इस तरह के बहुत मतलब ढेर सारे एग्ज़ाम्पल हैं। और फिर अगर आप इनमें देखें तो ये जो है दरबारों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जो एक बड़ा जो है कवियों में और इनमें रहा है पहले के दौर में कि वो जो है राज दरबारों में जब जब दरबारों पे डिपेंड रहते थे, तो एक्चुअली में जिसकी बदौलत आपका अस्तित्व है, उसकी बात आप नहीं करेंगे। उसके उसके लिए आप नहीं सोचेंगे, आप एक्चुअली राजा के लिए सोचेंगे, राजा का हित सोचेंगे। इन लोगों में मैं देखता हूँ कि जो है आम पब्लिक के जो जो कंसर्न है जो उनके दुःख हैं, उन दुखों को रिज़ॉल्व करने का एक कमिटमेंट दिखाई देता है। जो कमिटमेंट आपको जो है मीन्स जो कमिटमेंट आपको अमर देशवा या फिर जो है बेगमपुरा के कॉन्सेप्ट में दिखाई झलकता है कि जो है वहाँ वो उसकी इमेजिनेशन करते हैं कि इस राज्य दरअसल इस तरह बनना चाहिए। Abhijit, how would you imagine an Indian modernity? What shape will it take? We don't have an Indian modernity, but if it were to manifest itself, what it would look like? Unmute yourself first. I don't think we will see that modernity anytime soon, because see, the precondition for modernity today would be urbanization all over again, which is based on industrialization. And there's a fundamental confusion now because the West has moved on to post-industrialization. So, you'll have some of the population in the post-industrial phase, some in the industrial phase, and some in the pre-industrial phase, which is why, India's kind of is the 7th century, the 13th century, and the 21st century all existing in parallel universes within about 40 kilometers of each other. Right? In Delhi, in South Delhi, you can be in a post-industrial phase. You go to Rohtak, you enter the industrial phase. You go 20 kilometers further from Rohtak, you're in the pre-industrial phase. So I don't think we'll have a unified concept of modernity ever, which tells you why this society is under so much social stress at the moment. So interesting. ये जो है काफी interesting discussion था. इसमें the purpose was to start the discussion क्योंकि इन मुद्दों पे बात नहीं हो रही है. It's a difficult topic. It's a very vast topic, so we can't cover everything under this single discussion. लेकिन हमने कुछ उसके जो थ्रेड्स हैं उसको बाहर निकाला है, जैसे कि
इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ लेबर, डेमोक्रेसी, ये सब आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं? आर दे इंडियन आइडिया और दे आर फॉरेन आइडियाज? If they are Indian idea, why did they fail to manifest themselves as powerfully, or let's say before they manifested themselves in the West? What are the reasons that India's social development, India's political development kind of lagged behind the West, at least in the medieval ages? So this is a discussion which should go on, and I'm sure we will have different speakers to speak on this topic. But it was great to listen to you, Abhijit and Arvind. Thank you for your time. Thanks once again. Vetrivel. And thank you, audience. Please write your comments. Please point out, because this is a let's say debatable topic. So please debate this topic. Thank you.